हाय दोस्तों, मैं पी कुमार चक्रवर्ती आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स से पहले हम जान लेते हैं विज्ञान क्या होता है। ठीक है, क्या जान लेते हैं? विज्ञान। तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना होता है, वी प्लस ज्ञान से। ठीक है, किससे बना होता है? वी प्लस ज्ञान से। वी का मतलब होता है विशेष। वी मतलब क्या होता है? विशेष। और ज्ञान मतलब क्या होता है? जानकारी। ठीक है, तो विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। और विशेष जानकारी कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए सुव्यवस्थित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुव्यवस्थित होना चाहिए और सुसंगठित होना चाहिए। सुसंगठित होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए। किसी भी विशेष जानकारी को जानने के लिए ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु या विषय के बारे में, तो इसका परिभाषा हम क्या बना सकते हैं? आगे जोड़ना होगा किसी भी वस्तु या विषय के बारे में। किसी भी वस्तु या विषय के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध जानकारी को विज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु या विषय के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये हो गई परिभाषा विज्ञान की। अब विज्ञान की परिभाषा होने के बाद हम ये देखते हैं विज्ञान कितने भागों में पढ़ा जाता है। एक विज्ञान वैसे बहुत सारे भाग है विज्ञान के। ठीक है, लेकिन हम लोग साइंस के स्टूडेंट को सिर्फ 3 विज्ञान पढ़ना होता है। ठीक है, पहला जो विज्ञान होता है सुनना ध्यान से, पहला फिजिक्स होता है, जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या होता है? फिजिक्स। ठीक है, पहला क्या होता है? फिजिक्स होता है, भौतिक विज्ञान। और दूसरा होता है रसायन विज्ञान। तीसरा होता है जीव विज्ञान। कौन होता है? जीव विज्ञान। ठीक है, तो सुना ध्यान से। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। रसायन विज्ञान को बोलते हैं केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान को बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ठीक है, मतलब कि भौतिक विज्ञान को फिजिक्स बोलते हैं, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री तथा जीव विज्ञान को बायोलॉजी। अब भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान वह विज्ञान होता है जो नेचुरल चीजें अध्ययन करते हैं, मतलब कि प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं को अध्ययन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होते हैं? कई पदार्थों को एक साथ मिलाकर अगर उनका रिएक्शन कराया जाए तो उस रिएक्शन को हम कहाँ पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान। अगर जीवों के बारे में अध्ययन किया जाएगा तो कहलाएगा बायोलॉजी। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन है या जनक कौन है। तो भौतिक विज्ञान के जनक जो हैं वो न्यूटन जी हैं। कौन है? न्यूटन जी हैं। ठीक है, और रसायन विज्ञान के जो जनक हैं लेवासिये जी हैं। कौन है? लेवासिये हैं। और वायु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन जी, रसायन विज्ञान के जनक लेवासिये और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं। ठीक है, और सुनना ध्यान से, हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स। क्या पढ़ना है? फिजिक्स। और इसका एक हम कोड कह सकते हैं, इसका कोड एक ट्रिक जान लेते हैं। ठीक है, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक जान लेते हैं। आज लोरी नाभा। ठीक है, आज लोरी नाभा। क्या जान लेते हैं? आज लोरी नाभा। आ का मतलब होता है अरस्तु, जा का मतलब होता है जीव विज्ञान, और ल का मतलब क्या होता है? लेवासिये, और रा का मतलब क्या होता है? री का मतलब क्या होता है? रसायन विज्ञान, और ना का मतलब होता है न्यूटन, और भा का मतलब होता है भौतिकी। भा का मतलब क्या होता है? भौतिकी। ठीक है,
मतलब कि आज लोरी नाभा से हम इसके जनक को याद रख सकते हैं कि जनक इसके कौन क्या होते हैं। तो भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन जी हैं, रसायन विज्ञान के जनक लेवासिए हैं और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं। ठीक है, इतना जानने के बाद हम लोग को पढ़ना है भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ना है? भौतिक विज्ञान। तो सुनना ध्यान से भौतिक विज्ञान के बारे में। और जो भौतिक विज्ञान हम पढ़ाएंगे वो 12th की फर्स्ट फिजिक्स है, 12th की पहला भौतिक विज्ञान है, पहला बुक है। ठीक है, तो पहले बुक में पहला चैप्टर जो है वो है आवेश तथा आवेश के कूलाम का नियम। क्या है पहला चैप्टर? आवेश तथा कूलाम का नियम। मतलब कौन सा चैप्टर है? आवेश तथा कूलाम का नियम। आवेश तथा कूलाम का नियम। और वैद्युत क्षेत्र ये भी है, वैद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये चैप्टर का नाम पहला चैप्टर है। ठीक है, इस पहले चैप्टर में हम सबसे पहले जान लेते हैं आवेश क्या होता है। तो सुनना ध्यान से। थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे, आज से लगभग 2,500 वर्ष पहले। ठीक है, लगभग 2,500 वर्ष पहले एक थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या लिया? एक अंबर का पत्थर, अंबर लिया, अंबर एक पत्थर है, एक अंबर लिया। उस अंबर को ऊन से जब रगड़ा, ठीक है, एक अंबर लिए थे, उसको जब ऊन से रगड़े थे तो उसमें छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया था। क्या कर आ गया था? छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया था। ठीक है, क्या कर रहा था? ये छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा कि ये पदार्थ में ऐसा कोई ना कोई गुण है जो ये छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो उसके बाद 2000 साल पहले, ठीक, फिर उसके बाद 2000 वर्ष बाद, 2000 वर्षों तक कोई महत्व नहीं रहा। 2000 वर्षों तक इसका कोई महत्व नहीं रहा। फिर उसके बाद 1600 ईस्वी में, कब? 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक गिलबर्ट वैज्ञानिक आते हैं। कौन आते हैं? डॉक्टर गिलबर्ट। ठीक है, डॉक्टर गिलबर्ट आते हैं। इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने ये खोजा कि ये अंबर ही नहीं, ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको आपस में रगड़ने पर उनमें क्या आ जाता है? छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उन्होंने क्या देखा कि अगर कई सारे वस्तुएं थे जिनको आपस में रगड़ने पर छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इस गुण को उन्होंने बोला कि यह पदार्थ धातुमय हो गई है। क्या हो गई है? यह पदार्थ क्या हो गई है? धातुमय हो गई है। ठीक है, मतलब कि आवेशित हो गई है। ठीक है, तो इसी को गिलबर्ट ने इसी को बोल दिया कि यह पदार्थ क्या है? आवेशित है। ठीक है, यह पदार्थ क्या है? आवेशित है। अब ये आवेशित क्यों हो रहा था? ठीक है, ये छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित क्यों कर रहा था? तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो आवेश था ये इसमें ये गुण क्यों उत्पन्न हो रहा था? क्योंकि ये कोई भी पदार्थ होता है वह अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना है तो उसके अंदर उसका समस्त भार उसके केंद्र में होता है। ठीक है, उसके केंद्र में उसका जो केंद्र होता है उसको केंद्र को बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? उस परमाणु को नाभिक बोलते हैं। वो नाभिक जो होता है उस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। क्या होता है? उस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसके चारों ओर क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। और ये चक्कर कच्छप के रूप में लगाते रहते हैं। क्या लगाते रहते हैं? ऐसे कच्छप के रूप में लगाते रहते हैं। ठीक, जितना इलेक्ट्रॉन होता है पदार्थ में उतना ही प्रोटॉन होता है। ठीक, जब वो उदासीन वस्तु होती है, मतलब कि उसमें कोई आवेश नहीं होता, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। जब इसको किसी अन्य वस्तु के साथ क्या किया जाए, इसको रगड़ा जाता है ना, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मतलब कि ऊर्जा पा जाते हैं। ठीक है, गर्म हो जाते हैं। जब आपस में रगड़ा जाता है तो वो ऊर्जा पा जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, मतलब कि निकल के किसी अन्य वस्तु पर चले जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जिसके साथ रगड़ रहे थे उस वस्तु पर चला जाता है। तो यह
यह इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया, दूसरे वस्तु पर चला गया। जब ये दूसरे वस्तु पर चला गया तो यही बोला जाता है कि ये वस्तु आवेशित हो गई है, ये पदार्थ क्या हो गया है, आवेशित हो गया है। मतलब इसमें हमने ये समझा कि वस्तु आवेशित कब होता है, जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है। ठीक, इसमें दोनों वस्तु आवेशित होंगी, ये वाला भी और ये वाला भी। मतलब कि ये वस्तु कब आवेशित होंगी, जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण होगा, तभी वस्तु क्या होती हैं, आवेशित होती हैं। ठीक है, अब आगे सुना ध्यान से। हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो पदार्थ हैं किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण या त्याग के कारण। ठीक है, चलो अब इसका परिभाषा देखते हैं कि आवेश का परिभाषा होता क्या है। तो आवेश का परिभाषा हम ये लिख सकते हैं कि जहां पर भी आवेश होगा, जहां पर भी आवेश होगा वो अपने अगल बगल, अगर कहीं पर भी आवेश है तो वो क्या कर रहा था, छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। जब छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित कर रहा था तो इसका मतलब क्या है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। कैसा क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अगर आवेश होगा तो विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमने इसके पहले ये पढ़ा था कि जो थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया था कि ये कोई पदार्थ का गुण है। उन्होंने क्या बता दिया था कि ये गुण है इसका। ठीक है, तो मतलब कि आवेश एक प्रकार का क्या है, गुण है, जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्या करता है, आवेश एक प्रकार का गुण है जो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आवेश, क्या लिख सकते हैं, आवेश की परिभाषा लिख सकते हैं कि आवेश एक प्रकार का गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्या करता है, उत्पन्न करता है। क्या करता है, उत्पन्न करता है। कौन कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। आवेश एक प्रकार का गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि आवेश को किससे व्यक्त किया जाता है। तो आवेश को क्यों द्वारा व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, क्यों से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं, क्यों से व्यक्त करते हैं। और सुना ध्यान से, ये आवेश क्यों बराबर होता क्या है। अभी हमने ये सीखा था कि पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलने को ही क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। मतलब कि वो वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आ गया। ठीक, अगर इससे दो इलेक्ट्रॉन निकलता तो दो इलेक्ट्रॉन का आवेश आ गया। अगर इसी पदार्थ से तीन इलेक्ट्रॉन निकलता तो तीन इलेक्ट्रॉन का इस पर आवेश आ जाता। अगर इसी पदार्थ से n इलेक्ट्रॉन निकलता, कितने इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस पदार्थ से n इलेक्ट्रॉन निकलता तो हम बोलते कि इस पर n इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मतलब कि अगर n इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वह क्यों बराबर क्या होगा, n ही होगा। मतलब कि इसका जो फार्मूला होता है क्यों बराबर क्या होता है, n e। e क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। क्या होता है, e, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है। आगे सुनो ध्यान से, ये आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। अब ये दो प्रकार कैसे होता है, सुनो ध्यान से। हम लोग ये सीखे थे कि जो आवेश था ये मतलब कि ये पदार्थ के ये क्या कर रहा था, जो आवेश था इलेक्ट्रॉनों के या तो त्याग के कारण उत्पन्न हो रहा था या तो ग्रहण के कारण, या मतलब कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण उत्पन्न हो रहा था। आवेश किसके कारण उत्पन्न हो रहा था, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न हो रहा था। तो हम इससे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कैसे होता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, ये सुनना ध्यान से, अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह पदार्थ हो जाता है धनावेशित। कैसा हो जाता है वह पदार्थ, धनावेशित। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाए, मतलब कहीं से आकर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, उसमें प्रवेश कर जाए, तो उसको बोलेंगे वह पदार्थ हो जाए ऋणावेशित। कैसा हो गया वो, ऋणावेशित। तो मतलब कि
इससे हमें ये समझ में आया कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो वह हो जाता है धनावेशित। अगर इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है तो उसको बोलते हैं क्या, जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है उसको बोलते हैं धनावेशित, जब इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है तो उसको बोलते हैं ऋणावेशित। क्या बोलते हैं उसको, ऋणावेशित। ठीक है, तो मतलब कि हम लिख सकते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। पहला नंबर होता है धनावेश, क्या होता है, धनावेश, क्या होता है पहला नंबर, धनावेश। और दूसरा नंबर क्या होता है, ऋणावेश। कौन सा होता है, ऋणावेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश होता है दो प्रकार का। पहला नंबर होता है धनावेश, दूसरा नंबर होता है ऋणावेश। आवेश को इंग्लिश में बोला जाता है चार्ज, क्या बोला जाता है, चार्ज। ठीक है, और धनावेश को बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्या बोला जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ऋणावेश को बोला जाता है निगेटिव चार्ज, क्या बोला जाता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, धनावेश को पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश को निगेटिव चार्ज बोला जाता है। ठीक है, आगे सुना ध्यान से, सुना ध्यान से। धनावेश कब उत्पन्न होता है, जब पदार्थों से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण उत्पन्न होता है। धनावेश कब आता है, इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण। ठीक है, और धनावेश और ऋणावेश, धनावेश कब आता है, इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण, और ऋणावेश कब आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होने के कारण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण होने के कारण। ठीक, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होने के कारण। मतलब इससे हमें ये समझ में आया कि अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होगा तो वह होगा ऋणावेश, अगर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा तो वह होगा धनावेश। ठीक है, ये समझ में आया। तो आगे चलते हैं। अब आवेश को, अच्छा ये आवेश को किससे व्यक्त करते हैं, आवेश को क्यों से व्यक्त करते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक और विमा के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो आवेश का मात्रक और विमा के बारे में देख लेते हैं। चलो, तो आवेश को किससे व्यक्त करते हैं, क्यों से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, क्यों से। और धनावेश को प्लस क्यों से व्यक्त करेंगे, और ऋणावेश को माइनस क्यों से व्यक्त करेंगे। धनावेश को प्लस क्यों से और ऋणावेश को माइनस क्यों से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आगे सुनना ध्यान से। धनावेश जो प्लस क्यों है, तो यहां से हमको ये भी पता चला कि हमने ये भी सूत्र भी निकाला था, क्यू बराबर यानी ई। क्या निकाला था, क्यू बराबर यानी अभी निकाला था। ठीक है, तो आगे सुनना ध्यान से। अगर क्यू बराबर यानी निकाला है तो ये यन क्या है, यन है नंबर है, यन क्या है, नंबर है। ठीक है, संख्या क्या है, ये संख्या है। ठीक है, किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की। किसकी संख्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, और सुनना ध्यान से। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ई है, और ये इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आगे सुनना ध्यान से। यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं इसका मात्रक। क्या निकाल सकते हैं, मात्रक। तो सबसे पहले हम मात्रक निकालते हैं, सबसे पहले इसका मात्रक निकालते हैं MKS मात्रक। ठीक है, कौन सा मात्रक, MKS मात्रक। तो MKS मात्रक हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़कर आया है, क्यू बराबर IT। क्या पढ़कर आया है, क्यू बराबर IT, क्लास 10 में पढ़ के आए हैं। ठीक है, क्यू बराबर IT। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं, ये क्या है, विद्युत धारा होता है, ये क्या होता है, समय। ये क्या होता है, विद्युत धारा होता है, और ये क्या होता है, समय होता है। ये क्या होता है, समय। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, तो सुना ध्यान से इधर। तो इसका MKS मात्रक क्या हो गया, एम्पियर सेकंड। इसका मात्रक क्या हो गया, कौन सा मात्रक, MKS मात्रक हो गया, MKS मात्रक हो गया एम्पियर सेकेंड। और सुना ध्यान से, इसका SI मात्रक, अगर कोई पूछ ले SI मात्रक, तो SI मात्रक जो होता है इसका कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, और सुना ध्यान से,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर क्या होता है, तो सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको EMU भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? 1 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर 10 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर कितना होता है? 10 कूलाम होता है। कितना होता है? 10 कूलाम होता है। आगे सुनना ध्यान से। एक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर हो 10 की 3 गुणे 10 की घात 9, नहीं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर होता है 1/3 गुणे 10 की घात 9 कूलाम। क्या होता है? इतना कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर होता है 1/3 गुणे 10 की घात 9 कूलाम। क्या होता है? 3 गुणे 10 की घात 9 कूलाम, ठीक है। और सुनना ध्यान से, विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है। क्या होता है? फैराड होता है, ठीक है। मतलब कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है, ये नोट पॉइंट में लिख लेना। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड। क्या होता है? फैराड। इसे फैराड होता है। इसको किससे लिखते हैं? F से लिखते हैं, ठीक है। किससे लिखते हैं? F से लिखते हैं। एक फैराड कूलाम बराबर कितना होता है? एक फैराड कूलाम बराबर होता है 96,500 कूलाम। कितना होता है? 96,500 कूलाम होता है। एक फैराड कूलाम बराबर कितना होता है? एक फैराड बराबर कितना होता है? एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलाम। कितना होता है? 96,500 कूलाम। ये क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? मात्रक, ठीक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं और सुन लेना ध्यान से। ये हो गया इतना। और भी एक चीज और भी दिया रहता है मात्रक जो यूज होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये सब ये और ये तीनों बहुत कम ही यूज होते हैं, बहुत ही कम ही रेयर केस में यूज होते हैं। बहुत दे किस्मत खराब हो तो दे दे, नहीं तो नहीं देता, ठीक है। आगे सुनना ध्यान से। हमें देता क्या है? हमें क्वेश्चन में करने के लिए देता क्या है? हमें देगा 1 माइक्रो कूलाम। क्या देगा? माइक्रो कूलाम। तो अगर 1 माइक्रो कूलाम लिखा है तो माइक्रो को म्यू से व्यक्त किया जाता है और कूलाम को C से, ठीक है। कूलाम को किससे व्यक्त किया जाता है? C से व्यक्त किया जाता है और माइक्रो को म्यू से व्यक्त किया जाता है। तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है? 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की घात -6 कूलाम होता है। कितना होता है? 10 की घात -6 कूलाम होता है। और क्या देता है? एक नैनो कूलाम। क्या देता है? एक नैनो कूलाम देता है 10 की घात -9 कूलाम। ये दोनों बहुत ज्यादा होता है। इसको इंपॉर्टेंट करके डाल लेना। क्या डाल लेना? इसको इंपॉर्टेंट करके डाल लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा देता है, ठीक है। एक माइक्रो कूलाम और एक नैनो कूलाम, ठीक है। ये दोनों बहुत ज्यादा देते हैं क्वेश्चन में, इसलिए इनको तुम नोट पॉइंट में डाल देना इंपॉर्टेंट करके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आवेश। इसके बाद आता है आवेश के मूलभूत गुण। क्या होता है? आवेश के गुण। तो सुनना ध्यान से। आवेश के जो गुण होता है, आवेश अगर पहला गुण है आवेश का कि अगर दो समान चार्ज, ठीक है, मतलब कि 2 प्लस को पास लाया जाता है तो उसमें प्रतिकर्षण का बल होता है। कैसा वो बल उत्पन्न होगा? प्रतिकर्षण लगेंगे, ठीक है। मतलब एक दूसरे को रिपल्स कर देंगे। जैसे एक लड़का दूसरे लड़के को देखकर हमेशा मुक्का मुक्की करने लगता है ना, उसी तरीके से आवेश होते हैं। क्या करते हैं कि अगर एक क्या देख लें कि प्लस का चार्ज है और प्लस का चार्ज है, तो ये दोनों आपस में, ये इसको इधर भगाएगा और ये इसको इधर भगाएगा। मतलब कि एक दूसरे
से दूर भागने की कोशिश करेंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भागने की कोशिश करेंगे। इसमें दूर भागने को ही कहा जाता है प्रतिकर्षण। क्या कहा जाता है, इसको प्रतिकर्षण कहा जाता है। ठीक है, और सुनना ध्यान से, अगर अगर दो, चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस भी हो, तो भी वही होता है। अगर माइनस है तो भी प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, क्या होगा, तो भी मत प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों एक आवेश प्लस का हो और एक आवेश माइनस का हो, तो उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, उसमें आकर्षण होगा, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इनको बोलते हैं आकर्षण। क्या बोलते हैं इसको, आकर्षण बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा, इसको आकर्षण बोला जाएगा। तो सुनना ध्यान से, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का किसी लड़की को देख लेता है तो क्या करता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके पास जाने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन जा नहीं पाता, जाएगा तो संडली आ जाएगा। ठीक है, तो आगे सुनना ध्यान से, इधर देखना ध्यान से। तो मतलब कि जो प्लस का चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होते हैं, इन दोनों अगर पास पास रखे हो तो उनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। इसको बोलते हैं क्या, आकर्षण। क्या बोलते हैं, इनको आकर्षण बोलते हैं। दूसरा गुण समझना ध्यान से, आवेश संरक्षण का गुण है। मतलब कि इसका गुण ये है कि अगर कोई भी धातु है, अगर धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज हो जाएगा और इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन का प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जिससे निकल रहा है उस पर इलेक्ट्रॉन प्लस का चार्ज हो जाएगा, जिस पर जा रहा है उस पर माइनस का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, आवेश संरक्षण है। मतलब कि ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो खत्म किया जा सकता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जा सकता है। बल्कि क्या किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, तो हम आवेश संरक्षण सिद्धांत को लिख सकते हैं। ये बहुत बार पूछता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत दीजिए। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो सुनना ध्यान से, चलिए आगे देखते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो खत्म किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना तो खत्म, ना तो और ना ही खत्म किया जा सकता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जा सकता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जा सकता है। मतलब आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो खत्म किया जा सकता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी पदार्थ में इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इस पर क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, और जिससे निकलेगा उस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, और जिस पर जाएगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। उतने ही आवेश का प्लस, जिससे निकला उतने ही आवेश का प्लस का चार्ज रहेगा, उतने ही आवेश का माइनस का चार्ज रहेगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो इनका जोड़ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कि ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो खत्म किया जा सकता है। मतलब कि आवेश का, इलेक्ट्रॉन का क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। इसको नोट कर लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आता है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, तो सुनो ध्यान से, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण, सुनना ध्यान से, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण में
आवेश के क्वांटीकरण में ये बताया गया है कि आवेश जो 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 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा वो पूर्ण संख्या के रूप में होगा। किस रूप में होगा? पूर्ण संख्या के रूप में, मतलब कि पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, ये तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है? दशमलव में ना होना चाहिए और बटे में ना होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि पूरा निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन या तो एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ठीक है, मतलब कि ये निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल गए हों या फिर इससे 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऐसा नहीं निकल सकता। मतलब इससे क्या निकल सकता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मतलब कि ये संख्या जो होंगी ये पूर्ण संख्या होंगी। कैसी संख्या होंगी? ये पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है, तभी तो ये पता चला कि आवेश संरक्षण में क्वांटीकरण में ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा वो पूर्ण संख्या के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पूर्ण संख्या के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है वो पूर्ण संख्या के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है वो किसके रूप में होता है? पूर्ण रूप में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसी में एक अपवाद आता है। ठीक है, अपवाद ये आता है कि एक गैलमान नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या सिद्ध किया कि आवेश निकल रहे हैं ये ऐसे भी निकल रहे थे। ठीक है, क्यों? बटे 3, मतलब कि ये बटे में भी निकल रहे, दशमलव में भी निकल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो निकल रहे थे इसको ये कहा गया कि ये क्वार्क हैं। क्या कहते हैं इसको? क्वार्क कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। जो बटे में निकलता है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसको बोलते हैं क्वार्क। ये अपवाद है। ठीक है, ये क्या कह सकते हैं? ये अपवाद है। ठीक है, अब कौन वैज्ञानिक ने बताया था? इसको बताया थे गैलमान वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? गैलमान वैज्ञानिक थे जो इसको बताया था कि ये किसके रूप में निकलते हैं? बटे के रूप में, दशमलव के रूप में निकल सकते हैं। ठीक है, ये तो E/3 निकल सकता है, या फिर 2E/3 निकल सकता है, और भी ऐसे होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये सब क्या जब ऐसे निकलते हैं ना तो उनको बोला जाता है क्वार्क। ठीक है, क्वार्क मतलब होता है आधा, क्वार्टर। ठीक है, मतलब कि वो क्या होते हैं? दशमलव के रूप में निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे कंटिन्यू रहेगा कल। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, जितना लिखा है उतना बस तैयार करना है। ठीक है, नोट्स को प्रॉपर बनाते जाना है। ठीक है, चलिए।